मुल्क की आजादी के 66 साल बाद आज भी खड़ा एक सवाल, मुस्लिम कौम तरक्की और खुशहाली में इतनी पीछे क्यों? क्यों मुल्क की 20% आबादी को तालीम, तरक्की और तरफदारी से रखा गया महरूम? आखिर क्यों मुसलमानों को अपने ही मुल्क में एक खास दायरे में कर दिया गया कैद? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुसलमान जो है एक वोट के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती थी, वो ना उसको इंसान मानती थी, ना हिंदुस्तानी मानती थी, ना मुसलमान मानती थी। इन तीनों से हटकर वो उनको ज़्यादा वोट मानती थी। खुद को सेकुलर कहने वाली मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करती रही हैं। अपने चुनावी वायदों में मुस्लिमों को ख्वाब दिखाती रहीं। आज 60 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस का वोट बैंक ही मुस्लिम वोट बैंक माना जाता था। अभी तक आज़ादी के बाद से मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन कांग्रेस के जितने भी हुकूमतें आई, उन्होंने मुस्लिम समाज का विकास किया ही नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के मत लेने के लिए उसका हमेशा शोषण किया है। कांग्रेस आज भी मुसलमानों की बेहतरी के तमाम दावे करती फिर रही है। फिर क्यों मुस्लिम कौम हाशिए पर खड़ी है? 47 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं और ज़्यादा जिस सरकार का शासनकाल रहा है, उसमें मुसलमानों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। फिसादात बेनतहा हुए हैं उनके शासनकाल के अंदर। मुसलमानों को इन सेकुलर पार्टियों से जानने का हक है। मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। क्यों मुसलमानों की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है? क्यों सिर्फ 4% मुस्लिम युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त है? क्यों सिर्फ 1.5% मुस्लिमों को डिग्री या उससे अधिक तालीम हासिल है? क्यों सिर्फ 4.5% मुसलमानों को ही सरकारी नौकरियां मिल पाती हैं? क्यों 4% से भी कम मुसलमानों को सरकार से बिजनेस लोन मिल पाता है? क्यों मुसलमानों को सरकारी बैंक लोन नहीं देते? क्यों मुसलमानों के हालात मुल्क में सबसे खराब हैं? और भी ना जाने ऐसे कितने क्यों हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। साफ है कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को दी केवल गरीबी, बेरोजगारी और तोहमतें। मुसलमान राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा जो था, वो आज तक बन ही नहीं पाया। वो अपना वोट लेते रहे और कुर्सी पर बैठते रहे। सब नेता ये उनको वोट देते रहे और सोचते रहे, जिसका परिणाम सामने है। और इसलिए मुझे लगता है कि जहां नेताओं ने उनके साथ धोखा किया, वहां मुसलमान जनता ने और मुसलमान नेताओं ने भी सच को, सही को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। मुस्लिम कौम की बदहाली और बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वे सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करना चाहती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर दूसरे दल, दूसरी पार्टियां, दूसरे गिरोह भी मौजूद हैं जो सिर्फ मुसलमानों में इख्तलाफ, मुसलमानों में दूरियां और मुसलमानों को तरीके से डरा के वरगलाना अपना काम समझते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर करने की उनकी पॉलिसी है। वे साजिशन मुसलमानों को कमजोर बनाए रखना चाहती हैं। खास तौर से मुसलमानों को मोदी जी के नाम से भयभीत किया जा रहा है। गुजरात को लेकर के अपोजिशन पार्टियां जो मुसलमानों को लेकर के पूरे गुजरात को और गुजरात के दंगों को लेकर के पूरे देश में जो गलत विचारधारा और गलत सोच फैला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और गुजरात में अच्छा माहौल है। जिन लोगों को अगर इस बात पे शक है, वो आकर गुजरात में देखें कि गुजरात में मुसलमान किस हालत में है, कि कैसी पोजीशन में है और किस खुशहाली में रह रहे हैं। मैं जब गुजरात गया था तो वहाँ मैंने गुजरात के कई मुसलमानों से बात की। मैंने देखा कि उनमें आपस में होड़ है, कैसे विकास का हिस्सा बना जाए। आज वो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल भेज पा रहे हैं।
या फिर वे मुस्लिम लीडरान भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने चंद ओहदों के लिए अपनी ही कौम को किसी खास सियासी पार्टी का गुलाम बना दिया, या फिर मुस्लिम कौम ही जिम्मेदार है जो मजहबी नारों और छलावों में उलझ कर रह जाती है। मुल्क तेजी से बदलता रहा, तमाम नए अवसर आते रहे, पर मुस्लिम कौम हाशिए पर खड़ी रही। सच्चर कमेटी ने आकर बताया कि तुम्हारी हालत जो है बद से बदतर हो गई। दूसरी बात, उन राजनीतिक दलों ने जो देश का मानवीय और राष्ट्रवादी आंदोलन था, गैर राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीतिक रूप से जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुआ, वो था कि इनसे डरो, नफरत करो और इनके खिलाफ जहर उगलो। मुल्क में कांग्रेस की लगातार काबिज हुकूमत ने मुसलमानों को हकीकत में जीने ही नहीं दिया। हमें हिंदुस्तानी अवाम को, खुसूसन मुसलमानों को और पिछड़े लोगों को अपने सियासी शऊर को बेदार करना चाहिए और ये एनालिसिस करना चाहिए कि इतने साल से हम जो वादों पे वोट डालते रहे हैं, वादों के ज़रिए, सुनहरी ख्वाबों के ज़रिए हमें बहलाते फुसलाते रहे हैं और वोटों की ख़रीदारी करते रहे हैं, जिनके ज़रिए वो शासन हिंदुस्तान पे करते रहे, वो तमाम पे तमाम झूठे थे। पर अब फिजा बदल रही है। मुसलमानों में भी अब नए दौर में शामिल होने की छटपटाहट साफ देखी जा रही है। तेजी से बदलते हालात में मुस्लिम कौम अब वोट बैंक बने रहने को कतई तैयार नहीं है। आज वक्त बदल गया है। हम जान चुके हैं कौन तालीम देगा, कौन हिफाजत करेगा, कौन तहजीब का पैरोकार है। मुसलमान मुल्क की तरक्की में अब भागीदार बनना चाहते हैं। वे इस बदलाव के सिर्फ गवाह ही नहीं, बल्कि बदलाव के किरदार भी बनना चाहते हैं। मुसलमानों की नई नस्लें बंद गलियों और अंधेरी कोठरियों में अपने ख्वाब दफन नहीं करना चाहती। देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र आयोग आदि के कारण यह तो जग जाहिर हो गया है कि अब मुसलमान चारों तरफ से छटपटा रहा है कि वो उसके हालात जो हैं वो सुधरे नहीं हैं। दूसरी ओर अब कुछ कारणों से उसको ये भी लगने लगा है कि जिस राष्ट्रवादी और मानवता की मूवमेंट को उसने गाली दी, नफरत की, उससे भी उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मुस्लिम कौम अब अपना हक चाहती है, डेवलपमेंट का हक, खुद मुख्तारी का हक, हिंदुस्तान की पहचान में अपनी पहचान बनाने का हक। बीजेपी हमेशा से यह मानती रही है कि मुस्लिम आबादी यदि तरक्की से दूर रही तो हिंदुस्तान का मुकम्मल डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास कभी भी नहीं हो सकता। कांग्रेस की हुकूमत इतने साल से है, उसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए, मतलब है कि नई पार्टी आनी चाहिए ताकि वो अपना जो है अपने हिसाब से हुकूमत को चलाए, मतलब है दूसरे को मौका मिलना चाहिए। कोई आदमी बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है लेकिन उसकी विचारधारा बहुत अच्छी है, जबकि उसका बता रहा है कि 3 बार वो जीता हुआ है और गुजरात में बहुत डेवलप किया है, तो एक बार मौका मिलना चाहिए उसको भी, ऐसा कोई बात नहीं, देना चाहिए चांस। देखिए, अभी नरेंद्र भाई ने जो 2-3 नारे दिए, मैं उनका उल्लेख करता हूं। उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी, उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें दोनों मैसेज हैं, सभी भारतीय एक होकर के रहे, सभी को अपनी पूजा पद्धति आदि करने की स्वतंत्रता है, सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन सभी भारतीय एक बनकर रहे तो पूरा भारत एक श्रेष्ठ भारत बन सकता है, अच्छा भारत बन सकता है। मुल्क को जाति और मजहब के आधार पर बांटकर बनाया जाने वाला कोई एजेंडा सफल नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा साथियों को एम्पावर किया जाएगा, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों के कंधे भी दी जाएगी, उतनी गति ज्यादा बढ़ेगी। सबको शामिल कर बनाया जाने वाला प्रोग्राम ही मुल्क में अमन के साथ तरक्की ला सकता है। मैं खुद जो है गुजरात का बाशिंदा हूँ। गुजरात में जो विकास और गुजरात में जो डेवलपिंग हुआ है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में,
तो आज गुजरात में हर फर्द, हर इंसान, हर एक कम्युनिटी के लोग और ख़ास तौर पर मुसलमान लोग भी सारे के सारे खुश हैं। हिंदुस्तान ने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत देखी है, जिसने मुल्क में न सिर्फ अमन चैन कायम किया, दंगों और फसादों से सबको महफूज रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं है। उस जैसा सेकुलर आदमी, उन्होंने जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, जनता के लिए कदम उठाए और दूसरे मुल्कों से अच्छे रिलेशन बनाने के जो कदम उठाए वो आज तक किसी ने नहीं उठाए। सभी मजहबों के बीच विश्वास पैदा किया, बल्कि महंगाई को काबू में रखा और सबको साथ लेकर चलने का एजेंडा भी लागू किया। अटल जी ने न तो कभी पंथ निरपेक्षता से समझौता किया और न सेकुलरिज्म के नाम पर किसी और को राजनीति करने का अवसर दिया। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। सेंटर में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और गोवा जैसे सूबों में जहां बीजेपी की हुकूमत रही, वहां भी अमन चैन बरकरार रहा। मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गया है जब नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया कि अगर मैं कसूरवार हूँगा तो मुझे माफ़ी नहीं, फांसी दो। मुसलमान के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, क्या सलमान खुर्शीद या आजम खान या राहुल या मनमोहन सिंह, सोनिया या प्रियंका, मुलायम, अखिलेश, मायावती, नीतीश, लालू, शरद पवार ये हिम्मत करेंगे इस बात को कहने की कि दो दंगों के वो दोषी हैं, इसलिए उनको माफ़ी नहीं, फांसी दीजिए। तो मुसलमान के सामने ये अहम प्रश्न खड़ा हो गया कि वो तो इस बात को कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है और उसको लगता है जो बेकसूर है वो साफ कह रहा है कि मुझे माफ़ी नहीं, फांसी दो। तो मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गए। हर एजेंडे में मुसलमानों की तरक्की और उनकी बेहतरी का भरपूर ख्याल रखा गया। कांग्रेस समेत तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों को अब लगने लगा है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। इसीलिए वे साजिश कर रही हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों के ज़हन में गुजरात के नाम पर खौफ पैदा किया जाए। बात सही है कि मुसलमानों को यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया है, सिर्फ लड़ाया गया है। सेकुलर पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे तरह तरह के प्रोपेगेंडा को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी पॉजिटिव मैंडेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के लिए मेरा मंत्र है 125 करोड़ देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये टर्मिनोलॉजी से देश तंग आ चुका है। अब देश को एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, नौजवान, गरीब, किसान, गांव, शहर, शिक्षा, आरोग्य, इसी टर्मिनोलॉजी पर देश को चलाना चाहिए। संघ ने भी मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को पूरा समर्थन दिया है। मोदी जी जो है वो देश के बारे में बात करते हैं, ना कि किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के बारे में। अगर देश का विकास होगा तभी सभी धर्मों, सभी जातियों का विकास होगा। अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 400 महिलाएं और हम घर घर जा करके एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं कि वो मोदी जी को। टीके और टोपी के दिखावे वाली राजनीति से दूर नरेंद्र मोदी देश की 124 करोड़ नागरिकों की बेहतरी और तरक्की की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने में लगे हैं। मैं मानता हूँ मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना। गुजरात में उन्होंने दिखा दिया है कि बिना किसी को भुलावे और बहकावे में लाए उनका विकास किया जा सकता है। नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात की सरजमीन पर वो मुख्यमंत्री बने, तब से गुजरात का हर क्षेत्र विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी के बारे में हर तरफ से उनको हर एक पार्टी ने अटैक किया, लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से ऐसी गुजरात के लिए हमेशा उन्होंने पॉजिटिव अपना किरदार पेश किया। गुजरात के मुसलमान पूरे देश के मुसलमानों को यह संदेश दे रहे हैं
कि मोदी किस तरह से बिना किसी भेदभाव के सिर्फ विकास का एजेंडा चला सकते हैं। मैं देश के तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो विकास करके पूरी दुनिया को जो दिखाया है, वो हमें पूरी उम्मीद और पूरी जो है हमें भरोसा है कि वो जब नेतृत्व करेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और प्रधानमंत्री बन करके भी जैसा गुजरात का विकास किया है, गुजरात में तमाम जाति के लोगों को और तमाम लोगों को साथ लेकर के चले, पूरे देश के लोगों को जो है साथ लेकर के चलेंगे। जो भारतीयता की बात करेगा, जो हिंदुस्तानियत की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, वो ही इस देश पर राज करेगा, मेरा ये मानना है। मुस्लिम कौम को अब किसी रहनुमा की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद मुख्तारी के लिए तैयार है। अपने हिसाब से सोच के डालेंगे वोट, उसके पैसे की लालच में या किसी चीज़ की लालच में क्यों डालेंगे? उसमें आखिरत तो हम लोगों की खराब होगी ना। बीजेपी की सरकार आ जाए होगा भला। मुसलमान किसी और के जरिए अपनी पहचान बनाने की बजाय खुद मुल्क की पहचान बनने का मादा रखते हैं। ये जो इज्जत है, शान है मेरी, क्योंकि उर्दू जबान है मेरी। मेरा मजहब वतन परस्ती है, मेरा मजहब वतन परस्ती है, जात हिंदुस्तान है मेरी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान के विकास के लिए हमें वोट करना है। मुसलमान हिंदुस्तान की जान है, वे इस मुल्क की शान है। सबका साथ, सबका विकास, बीजेपी के इस एजेंडे के साथ अब हर मुसलमान है। जय हिंद, जय भारत। सबको एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो है वो आएंगे तो जरूर जो है वो जो है समझ लिए हिंदुस्तान का जो है नक्शा जरूर बदलेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे अरमानों को, खामोश मैं कैसे खो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिखरने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।